नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा आज आपको करंट अफेयर्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि उपराष्ट्रपति जी के बारे में है उसके बारे में पूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। और यह हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी, इसके पीछे का भी आपको तर्क पता होना चाहिए। तो यह तर्क यह है कि आज जो 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और भारत देश को आज एक नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। तो अभी हम उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। तो अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी हैं वो है माननीय मोहम्मद हामिद अंसारी जी, जिनका कार्यकाल बस खत्म होने को ही आ गया है। और आज जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन कौन लोग चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वो एनडीए कौन है? तो एनडीए का जो बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनके गठबंधन को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, एनडीए कहते हैं। और एनडीए की तरफ से चुनाव कौन लड़ रहा है? तो एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं वेंकैया नायडू जी। और यूपीए, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के गठबंधन को यूपीए कहते हैं। यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इनकी तरफ से चुनाव कौन लड़ रहे हैं? इनकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं गोपाल कृष्ण गांधी जी, जो गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे, माननीय महात्मा गांधी, उनके परिवार से आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज विस्तृत तरीके से कि चुनाव किस प्रकार होगा और कैसा क्या चुनाव की जो जानकारी और उसकी प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में, संविधान की भाषा में। चलो चलते हैं हम। तो आर्टिकल जो संविधान में अनुच्छेद 63 से 71 तक हमें उपराष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। और हमें यह बताते हैं कि जो पार्ट 5 उपराष्ट्रपति से डील करेगा, पार्ट 5 के अंदर ही उपराष्ट्रपति आते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वो भारत के संविधान का दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला पद कौन सा है? वो है राष्ट्रपति जी का। ठीक है, तो दूसरा आर्टिकल जो 63 है, आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होने की, आर्टिकल 63 क्या भारत में एक उपराष्ट्रपति होने की बात करता है। और जो इस आर्टिकल में एक चीज और बताई जाती है कि भारत को जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने किस देश से प्रेरित होकर अपने यहाँ पे बनाया है, तो वो हमने बनाया है जो यूएस, अमेरिका है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति का पद है। और हूबहू तो नहीं कह सकते, पर लगभग भारत जैसा ही है, क्योंकि जो भारत में उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसी प्रकार अमेरिका में भी जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो जो वहाँ का अपर हाउस है, जो अपर हाउस अमेरिका का है, उसको सेनेट कहते हैं, वहाँ के सभापति होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 63 खत्म। आर्टिकल 64 हमें यह बताता है कि भारत में जो भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो भारत के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, सभापति किसके होंगे? राज्यसभा के। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो उपराष्ट्रपति बनते ही भारत के पदेन सभापति बन जाएंगे राज्यसभा के। और एक चीज और इसमें बात की गई है कि वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, लाभ के किसी पद पे नहीं होना चाहिए। जब वो है भारत के जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का पद या कर्तव्य निभाएंगे, उस समय वह जो सभापति का पद है वो सभापति के पद का कर्तव्य उस टाइम नहीं निभा रहे होंगे। और उस टाइम सभापति के पद का कर्तव्य कौन निभाएगा? तो उस टाइम उपसभापति जो राज्यसभा के होंगे वो राज्यसभा के सभापति के पद का कर्तव्य निभा रहे होंगे, ना कि उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति उस टाइम पर राष्ट्रपति के पद का कर्तव्य निभा रहे होंगे। जब वो यह काम कर रहे होंगे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कर्तव्य निभा रहे होंगे, तब ना ही उन्हें राज्यसभा के सभापति होने की तनख्वाह मिलेगी, ना ही उनकी जो सुविधाएं उन्हें मिलती हैं वह मिलेंगी। उन्हें जो तनख्वाह और सुविधाएं मिलेंगी वह राष्ट्रपति होने की मिलेंगी। ठीक है, दूसरा, भारत की जो पहले राष्ट्रपति या जो पहले चेयरपर्सन थे, जो अपने यहाँ पे जो पहले चेयरपर्सन थे राज्यसभा के, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति जी की जो तनख्वाह का वर्णन किया गया है तो वह 2nd शेड्यूल में, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। उपराष्ट्रपति जी की तनख्वाह और उनके जो भत्ते वगैरह का बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो हमें संविधान के 2 शेड्यूल में मिलती है। ठीक है, तो आर्टिकल 65 के बारे में हम चलते हैं। तो आर्टिकल 65 हमें यह बताता है कि उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पद पर कब बनेंगे? तो जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इम्पीचमेंट या किसी उन्हें जो
महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया गया है या उनने इस्तीफा दिया है या किसी और वजह से अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पद के कर्तव्य निभाएंगे। और ये कर्तव्य कब तक निभाएंगे? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर जो राष्ट्रपति का पद है वो भरना पड़ेगा। पर अगर राष्ट्रपति जी एब्सेंट हैं या मतलब अपने बाहर हैं कहीं या फिर बीमार हैं, एब्सेंट हैं या कहीं बीमार हैं, तब तक तो उपराष्ट्रपति तब तक उस पद पर रहेगा जब तक वह अपने पद पर पुनः वापस नहीं आ जाते। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो टाइम पीरियड कौन सी चीज़ के हैं? देखो, जब वो राष्ट्रपति का पूरा टेनर खत्म हो जाता है, जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उसके पहले ही राष्ट्रपति का पद भरना होता है। तो वहाँ तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद मिलेगा नहीं। अगर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर कर्तव्य निभाने का मौका तभी मिलेगा जब पद खाली हो। किस वजह से? डेथ, इम्पीचमेंट, रेजिग्नेशन या अदरवाइज मृत्यु या महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें हटाया गया हो तब, या उन्हें रिजाइन किया गया हो, इस्तीफा दिया हो तब। तो तब उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पद की जो भी कर्तव्य होते हैं उनको निभाएंगे। तो ऐसा हुआ भी है कि जब जाकिर हुसैन थे और जो उनकी ऑफिस में मृत्यु हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो उस टाइम जो उपराष्ट्रपति थी बीवी गिरी जी, उन्होंने राष्ट्रपति के पद को निभाया था। इसी प्रकार जब फखरुद्दीन अली अहमद जो ऑफिस में ही खत्म हो गए थे, उनके पद को भी जो उनके टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे डी जत्ती, उनने राष्ट्रपति के पद के कर्तव्य निभाए थे। और सेम इसी प्रकार जब डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, जो राजेंद्र प्रसाद थे, वो 15 दिन के टूर पे, 15 दिन के प्रवास पे जब यूएसएसआर गए हुए थे, तो उस टाइम पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने राजेंद्र प्रसाद का कर्तव्य निभाया, राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति होने के कर्तव्य निभाए थे। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे जो आर्टिकल 66 हमें किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो वह निर्वाचन, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में बात करता है। किस प्रकार का इलेक्शन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो इलेक्शन की प्रोसेस थी वो हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसेस बताएंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो ये सबसे पहले मैं बता देता हूं। तो इनके चुनाव की प्रोसेस में दोनों सदनों के मेंबर, जो राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों के सभी सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो भी मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो बाय नॉमिनेशन राज्यसभा और लोकसभा में आते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आ गया कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पर अगर हम वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में चलेंगे तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है। और एक और इसमें डिफरेंस है कि जो जब अपन राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, मतलब जो भी विधानसभा के विधायक हैं, वो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, पर वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो अभी दो डिफरेंस निकल के आ गए हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ये डिफरेंस आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन निकलने के बिल्कुल चांसेस बने हुए हैं। तो अब उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रोसेस रहती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होता है, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा, जो आम जनता है उनके द्वारा नहीं चुने जाते हैं, यह आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है एक बार और मैं बता देता हूँ। इसमें मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आप जोड़ लीजिए। तो मैं नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका इलेक्शन कौन से प्रोसीजर के तहत होता है? तो यह चुनाव जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, जो इनका इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मैं मतलब बता देता हूँ। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा रहता है कि मतलब सभी लोग को जो बैलेट पेपर दिया जाता है उसमें जितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनके नाम दिए रहते हैं, और इसमें चुनाव चिन्ह नहीं दिया रहता बैलेट पेपर में। एक बार याद रखिएगा, बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह नहीं दिया रहता है। बैलेट पेपर में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम दिए रहेंगे, और दूसरी तरफ आप अपनी प्रेफरेंस, एक जो डिब्बे बने रहेंगे या बॉक्सेस बने रहेंगे, उनमें आप अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं किसको आप पहला वो, अगर आपका पहला वो मतलब वोट जाएगा तो किसको जाएगा, फिर दूसरी आपकी प्रेफरेंस कौन है, तीसरी कौन है, इस प्रकार से होता है। तो जब ये चुनाव होगा सबसे पहले इसमें क्या रहेगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल वोट है। तो इसमें सभी, अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है तो राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैक्सिमम 790 लोग भाग लेंगे। 790 कैसे?
790 ऐसे कि लोकसभा के टोटल मेंबर कितने होते हैं आप लोगों को पता होगा, 545% जो लोकसभा में मेंबर हैं कितने हैं, 545। वैकेंसी अभी नहीं पता है कितनी वैकेंसी हैं, पर जो टोटल मेंबर्स अभी प्रेजेंट में स्वीकृत हैं वो 545 हैं। 545 में से 543 जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड हैं और 2 मेंबर नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से होते हैं, ये एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो इंडियन लोग रहते हैं उनको, मतलब उनके 2 मेंबर को नॉमिनेट करके लोकसभा में भेजा जा सकता है। सेम राज्यसभा में, तो राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 245। जो पे अभी वर्तमान में स्वीकृत राज्यसभा के पद हैं वो हैं 245, उसमें 243 जो हैं वो निर्वाचित हैं और 12 ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है। 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये सभी जो टोटल इनका कितना बन गया 790। तो ये 790 लोग जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। अब जो राष्ट्रपति के चुनाव में है, तो वो अगर जैसे इस बार के चुनाव की तरफ हम चलें तो इस बार के चुनाव में 4890 लोग ने वोट किया था, ठीक है। और वहीं अगर हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखें तो 790 लोग वोट कर रहे हैं। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव रहता है तो उसमें देखो आप, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहते हैं और विधायक रहते हैं। तो विधायक के वोट का जो लेवल रहेगा, जो उनका वोट का जो परसेंटेज या वोट की जो वैल्यू रहेगी वो अलग रहेगी और सांसद के वोट की वैल्यू अलग रहेगी। तो इस प्रकार से वहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू ऑफ वोट निकालना पड़ता है। पर अगर राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ वोट एक ही रहेगा, क्योंकि मतलब लोग कम है और एक सांसद का वोट की वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें लोग, अब इसमें क्या रहेगा कि जैसे ही जब पहली प्रेफरेंस, जब वोट खोलेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले पहली प्रेफरेंस देखी जाएगी और जैसे ही पहली प्रेफरेंस में अगर मान लीजिए जो क्राइटेरिया है 50% का अगर वो नहीं हुआ, तो फिर जो सबसे आखिर में जिसके सबसे कम वोट आए हैं उसके वोट हटा दिए जाएंगे और उन वोटों को पुनः देखा जाएगा। उन वोटों में से जो मतलब जो सबसे आखिरी वाले को जो वोट मिले हैं उसकी सेकंड प्रेफरेंस को जो मेंबर बाकी रह गए हैं इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस में ऐड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि एक मेंबर को जो डिसाइडेड वोट है उतने नहीं मिल जाते, तो ठीक है। तो अभी मैं हिंदी में इसका बता देता हूं कि ये चुनाव किस प्रकार होगा। तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, किसके, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। और मतदान जो होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, ठीक है, गुप्त मतदान होता है, ठीक है। तो इसके बाद जब भी जैसे कोई भी मेंबर जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहा है, अगर वो किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, अगर किसी का भी मेंबर है तो उसको अपने पद छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो इलेक्शन, जो राज्यसभा, जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो ये चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जब पद है वो मतलब जो वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद छोड़ने के पहले ही भर जाना चाहिए, ठीक है। अब किसी भी अगर व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज, 20 सांसद एज अ प्रपोजर चाहिए जो कहें कि भैया हाँ हम इसको सपोर्ट करते हैं, और 20 एज अ सेकेंडर चाहिए, मतलब कितने, उसको 40 लोगों का सपोर्ट चाहिए है, ठीक है। अगर आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 40 सांसदों के सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, तब ही आप चुनाव में मतलब नॉमिनेशन का पेपर फिल कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है जो 15,000 रुपए का होता है, ठीक है। इसके बाद जो भी चुनाव के डाउट हैं, कोई भी कुछ भी क्वायरीज हैं, तो वो सारे कुछ कौन सॉल्व करेगा, वो सारे को सॉल्व करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 71 के तहत सॉल्व करेगी। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते हैं कि कौन उपराष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। तो वो है ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हों, पूर्ण कर चुके हों। इसके बाद उन्हें राज्यसभा के मेंबर होने की योग्यता होनी चाहिए। तो जब जो उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के मेंबर होने की योग्यता होनी चाहिए, और जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वहां इसका लोकसभा के मेंबर होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जो भी कोई भी जो लाभ के पद होते हैं, तो लाभ के पद कौन कौन से पद लाभ के पद होते हैं, तो यह भारत के संविधान में नहीं बताया गया है, पर किसी किसी सुप्रीम कोर्ट केसेस ने और थोड़े से मतलब जो बड़े व्याख्याताओं ने लाभ के पद में जो मुख्य लाभ के पद अभी बताए हैं, जो लाभ के पद में नहीं आते हैं, तो वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
मंत्री, केंद्र में जो भी मंत्री हैं वो, और राज्य जो सरकारों में जो भी मंत्री हैं वो, इनके पद लाभ के पद में काउंट नहीं किए जाते हैं। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल 67 यह हमें बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पर कब तक रहेंगे। तो यह अपने जिस दिन से वह चुने जाते हैं उसके अगले 5 साल तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अब वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे प्रेसिडेंट को। उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, तो देता है प्रेसिडेंट को। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। अब इनको हटाया कैसे जा सकता है, इन्हें हटाया जा सकता है ऐसे कि एक प्रोसेस होगी। उस प्रोसेस में क्या रहेगा कि सबसे पहले राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी, और वह रेजोल्यूशन वो किस मतलब कौन से जो मेजोरिटी है उससे पास करेगी, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब जो जितने भी राज्यसभा के टोटल मेंबर हैं उसका आधा, इतने लोगों को उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। उस बिल को या रेजोल्यूशंस को कितने लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, जितने राज्यसभा के टोटल मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 245। 245 के आधे से एक ज्यादा, मतलब लगा लीजिए आप, ठीक है। और यह तभी फिर इसको जब राज्यसभा में पास हो जाए तो उसको लोकसभा को भी अपने हिसाब से इस पर एग्री होना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, और यह तभी सही माना जाएगा क्लॉज। इसके पहले उन्हें 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस के बाद ही यह पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब ये क्लॉज हो तो 14 दिन का नोटिस, उसके बाद ये बिल को पास कराना पड़ेगा। जो उपराष्ट्रपति रहता है, उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उनके जो नए उपराष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर नहीं आ जाते। वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है, अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 68 की। तो जब हम आर्टिकल 68 में बात करेंगे तो हमें वो होल्डिंग ऑफ इलेक्शन एंड वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में बात करेगा कि उपराष्ट्रपति के पद पर अगर जो वैकेंसी आई हुई है अभी, मतलब किसी वजह से वैकेंसी आने की वजह कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उनकी सबसे प्रमुख वजह यह है कि उपराष्ट्रपति का जो टेनर है, जो कि समयावधि है, वो कंप्लीट हो गई हो। तो उसके तो इलेक्शन कमीशन को समयावधि कंप्लीट होने के पहले यह चुनाव कराना पड़ेगा उपराष्ट्रपति का। पर अब दूसरी कंडीशन क्या है कि कभी कभी या उपराष्ट्रपति इलेक्ट हो गए हैं पर वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, या उन्हें रिजाइन कर, या उन्हें इस्तीफा दे दिया है, उन्हें हटा दिया गया है, कोई और कारण है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब अगर ऐसा कोई कारण बन रहा है तो इसमें जल्द से जल्द, इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। अब हम आपको यहाँ एक डिफरेंस बताते हैं कि जब हम इसका कंपैरिजन राष्ट्रपति से करेंगे तो राष्ट्रपति के जो चुनाव में हमें 6 महीने के अंदर वैकेंसी फिल करनी होती है, पर उपराष्ट्रपति में जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, यह वैकेंसी हमें फिल करनी पड़ेगी। और जो नया उपराष्ट्रपति चुन के आएंगे वो अपने पद पर 5 साल तक बने रहेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 69 तो जो ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। अब इनके जो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस ये मैंने बता दिए हैं कि वो कब कब राष्ट्रपति के पद पर अब आते हैं और कब कब उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के जी के कर्तव्य निभाते हैं। ये आपको सारे कुछ बता दिए गए हैं। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे जो एस राधाकृष्णन थे और मिस्टर हामिद अंसारी जो अभी हैं, यही 2 लोग हैं भारत के इतिहास में जिनने 2 टेनर कंप्लीट किए हैं। जैसे एस राधाकृष्णन ने कहां से कहां तक का टेनर कंप्लीट किया था, 1952 टू 1957, देन 1957 टू 1962। और मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहां से करा था, 2007 से 2012 एंड 2012 से अभी 2017, ठीक है। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति के पद है उसको हिज सुपरफेलस हाइनेस, ये वर्ड है इंग्लिश का, हिज सुपरफेलस हाइनेस। तो कौन से पद को हिज सुपरफेलस हाइनेस कहा जाता है, ये क्वेश्चन कम से कम मैं 10 एग्जाम में देख चुका हूं। और अब व्यापम और एसएससी और इसके बाद आपके पटवारी और एसआई इन सब की बारी है कि हिज सुपरफेलस हाइनेस कौन से पद को कहा जाता है, तो यह उपराष्ट्रपति के पद को कहा जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद को क्या कहा जाता है, हिज सुपरफेलस हाइनेस। कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी और मैं बताना चाहता हूं कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो शेड्यूल 10 में है
भारतीय संविधान में, तो ये क्वेश्चन आता रहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल बदल कानून है जो भारत में कौन से संविधान के कौन से शेड्यूल में है, तो शेड्यूल 10 में है। तो शेड्यूल 10 हमें किस चीज़ से डील करता है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ से करता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ उपराष्ट्रपति के चुनाव में कार्य नहीं करता है। मतलब कोई भी इंसान अगर अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके दूसरी, जैसे अगर यूपीए का कोई इंसान एनडीए के अगर किसी मेंबर को चुनाव में वोट करता है तो वह अपने पद से नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज एक और है कि जो इसमें विप रहती है, बुलाने की एक प्रोसेस रहती है। अगर विप को जो पार्टी का एक जो मेंबर रहेगा जैसे कोई भी पार्टी है उसका जो हेड मेंबर रहेगा, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर पार्लियामेंट हो, तो उसमें वो जो कॉल करेंगे विप की प्रोसेस को, तो विप की प्रोसेस यहाँ लागू नहीं होती है, ठीक है। कि विप की प्रोसेस में ऐसा रहता है कि लोगों को बुलाया जाता है अपने मेंबर्स को कि आपको एक ऐसा करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे लोकसभा या विधानसभा की कार्यवाही में तो आपको आपके पद से हटाया जाएगा। अगर आप विधायक हो तो ये आपके विधायक होने की को अयोग्य करार दिया जा सकता है। पर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ये मतलब सीक्रेट बैलेट है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ना तो एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून लगता है और ना ही विप की प्रोसेस इसमें इंटरफेयर करती है, ठीक है। जो लोग चाहें अपने मन से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो अपने अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं मिस्टर हामिद अंसारी जी, उनने एक बुक लिखी है, उसको याद कर लीजिएगा, ये आगे क्वेश्चन आ सकता है। उस बुक का नाम है ट्रैवलिंग थॉट कॉन्फ्लिक्ट। जो हामिद अंसारी जी हैं वो कौन सी बुक के ऑथर हैं, वो हैं ट्रैवलिंग थॉट कॉन्फ्लिक्ट करके एक उन्होंने बुक लिखी है, उसके ऑथर हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो टेलीग्राम में जो चैनल चल रहा है उस पर आप ज्वाइन होइए। मतलब वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जा रहा है, तो प्लीज़ आप उस कंटेंट का लाभ प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।